हे एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ए टू जेड सीरीज। अभी ए टू जेड सीरीज में हम क्या करने वाला है, मैं रोज अल्फाबेट्स लूंगी ए टू जेड में, एंड हम हर एक अल्फाबेट के साथ कोई ना कोई ऐसा टर्म, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, हम वो टर्म लेके एंड उसको डिस्कस करने वाला है। ओके, सो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टर्म से, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, एंड दैट इज ACBT। हाँ, ACBT। अभी ACBT क्या होता है? ACBT का फुल फॉर्म होता है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। अब एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक क्या होता है? सबसे पहले याद रखना है, इट इज अ टाइप ऑफ एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, यानी ऐसे पेशेंट्स जिनके एयरवेज यानी ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन एयरवेज में सिक्रीशंस बहुत सारे अक्यूमुलेट हो जाता है एंड पेशेंट एक्टिवली निकाल नहीं पाता है, राइट? उसे डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ द मसल वीकनेस। तो उसमें हम ACBT टेक्निक दे सकते हैं। ये टेक्निक पेशेंट खुद सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है, इसमें थेरेपिस्ट की भी जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप गाइडेंस दे सकते हैं एंड धीरे धीरे पेशेंट अपने आप ACBT टेक्निक अपने आप पे यूज कर सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे ACBT टेक्निक क्या होती है। अब ये 3 स्टेप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज ब्रेथ कंट्रोल, सेकेंड इज थोरासिक एक्सपांशन, एंड थर्ड इज FET यानी फोर्स एक्सपिरेशन टेक्निक, जिसमें हमारी हफिंग एंड कफिंग आती है। सो स्टार्ट करते हैं कि जब पेशेंट को सिखाना होगा तब कैसे सिखाओगे। सबसे पहला स्टेप इज ब्रेथ कंट्रोल, यानी नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं उनकी ब्रेथ में कंट्रोल नहीं होता है, वो एकदम डिस्निया में होते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं एंड टेकिप्निक होते हैं। तो इसमें हम ब्रेथ कंट्रोल सिखाएंगे, यानी टाइडल वॉल्यूम पे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो उसके लिए हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सिखा सकते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हम 3 to 5 रिपीटेशन सिखा सकते हैं, जब तक पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रेंज में ना आ जाए। जब पेशेंट को ब्रेथ कंट्रोल आ जाता है तो हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप इज थोरासिक एक्सपांशन। थोरासिक एक्सपांशन में क्या होगा, आप पेशेंट को बोलेंगे कि डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग के बाद एक होल्ड आएगा जिसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्ड, 3 to 5 सेकेंड्स का, एंड उसके बाद पेशेंट एक्सहेलेशन कर सकता है थ्रू नॉर्मल जो हम नोज से करते हैं, या फिर पर्स लिप ब्रीदिंग कर सकता है। अब थोरासिक एक्सपांशन में क्या होगा, तो जब पेशेंट ब्रेथ होल्ड करेगा हमारे लंग्स के कोलैटरल चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। अब कोलैटरल चैनल्स क्या होता है? अगर हम एग्जांपल की तरह ले, मुझे स्पॉट A से स्पॉट B तक जाना है, तो उसका एक रोड होगा, मेन रोड। बट अगर वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, मैं कोई ना कोई पतली गली या कोई सोसाइटी के थ्रू उस रास्ते पे पहुंच जाऊंगी ना, ट्रैफिक नहीं होगा। सिमिलरली हमारे जो मेन एयरवेज होता है, अगर वहां पे ब्लॉकेज आ जाता है कोई रीजन से, तो हमारे कुछ कोलैटरल चैनल्स होते हैं जो एयर को वहां से अंदर ले जा सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन जिसमें सिक्रीशन बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं मेन एयरवेज में, आप जब ब्रेथ होल्डिंग करवाते हो पेशेंट को, तो पेशेंट के कोलैटरल चैनल्स ओपन अप हो जाता है। कोलैटरल चैनल्स ओपन अप हो गए तो सैचुरेशन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का, एंड पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी। और इसलिए सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज थोरासिक एक्सपांशन। जब पेशेंट का थोरासिक एक्सपांशन आने लग जाता है, आपको सैचुरेशन लेवल इंप्रूव हो रहा है, दिखने लग जाता है, तब आप थर्ड स्टेप पे आते हो, एंड दैट इज FET व्हिच इज फोर्स एक्सपिरेटरी टेक्निक। इसमें आती है हमारी हफिंग एंड कफिंग। जब पेशेंट ने थोरासिक एक्सपांशन कर लिया, उसके बाद आप पेशेंट को बोलोगे या तो अपना हैंड अपने माउथ के आगे रखे एंड इस वे में हफ करे, जैसे हम मिरर के वहां पे हफिंग करते हैं, ब्लो आउट करते हैं, उस वे में। तो इससे क्या होगा, जब आपका ग्लोटिस क्लोज, आपका इसमें हफिंग में ग्लोटिस ओपन होता है, एंड जब हम कफ करते हैं उसमें ग्लोटिस क्लोज होता है। तो सबसे पहले जब हम हफिंग करवाएंगे 5 to 10 टाइम्स, जो सिक्रीशंस होंगे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है वो अपर में आ जाएंगे, एंड जब वो अपर में आ जाएंगे फिर आप कहोगे पेशेंट को कि 2 to 3 टाइम्स कफिंग करें। कफिंग में क्या होगा, हमारी ग्लोटिस क्लोज हो जाती है एंड फिर हम कफ आउट करते हैं, तो उससे जो सिक्रीशन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गया होगा एंड वो
बाहर निकल आएगा। तो इस वे में 3 स्टेप्स होते हैं एसीबीटी के, विच इज ब्रेथ कंट्रोल, सेकेंड इज थोरेसिक एक्सपेंशन एंड थर्ड इज फोर्स एक्सपिरेटरी टेक्निक जिसमें हफिंग एंड कफिंग आती है। ये 3 स्टेप्स को हम साइक्लिक मैनर में पेशेंट को रिपीट करवाते रहते हैं जब तक उसका कफ क्लियर आउट नहीं हो जाता है। सो हम एसीबीटी टेक्निक तब दे सकते हैं जब हमने चेस्ट पीटी यानी परकशन वाइब्रेशन शेकिंग दे दी। अब पेशेंट एक्टिवली कफ आउट कर सकता है, पर क्योंकि अब्डोमिनल मसल्स वीक है या उसकी डीप ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है जिस वजह से वो कफ आउट नहीं कर पा रहा है, उन सिचुएशंस में हम पेशेंट को एसीबीटी सिखा सकते हैं। इसके 2 बेनिफिट्स है कि जब थेरेपिस्ट नहीं होता, बिकॉज थेरेपिस्ट 24/7 पेशेंट के पास नहीं रह सकता है, तो जब एसीबीटी टेक्निक पेशेंट को आ गई होगी तो वो दिन भर जब भी उसे लगेगा कफ आ रहा है वो उसको रिमूव कर सकता है। एंड सेकेंड, एसीबीटी के थ्रू कोलैटरल चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं। कोलैटरल चैनल्स ओपन अप हो गए तो अपने आप सैचुरेशन बढ़ेगा। सो ये 2 बेनिफिट्स की वजह से हम एसीबीटी टेक्निक पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो आज हमने सीखा ए फॉर एसीबीटी। सो नेक्स्ट रील में हम समझेंगे बी से कौन सी मेडिकल कंडीशन होती है कार्डियो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। तब तक के लिए मोर टिप्स के लिए आप फॉलो करते रहिए फिजियो मेड इजी।